कृषि आंदोलन में हम लोग चल रहे थे चंपारण सत्याग्रह। देखिए, पहला काम होगा कि इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद तब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है कि चंपारण सत्याग्रह का उल्लेख करो, कुछ न कुछ दाएं बाएं रहेगा, और वो दाएं बाएं को मेन समझना है तो समझ में तभी अच्छा से आएगा जब एक बार पूरा पढ़ा रहेगा। तो पहले तो ये बताइए, चंपारण सत्याग्रह का सबसे पहले हम लोग लिखे थे भूमिका। जीएस पेपर में एक आसान था कि भूमिका में बहुत ज्यादा नहीं लिखना रहता है, 4-5 लाइन एक निचोड़ सोच लिए तो हो गया। ऑप्शनल में थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। भूमिका के बाद पिछले क्लास में हमने समझाया था कि चंपारण सत्याग्रह का क्षेत्र कहाँ है, तो हम लोग देखे थे बिहार का उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंपारण सत्याग्रह का क्षेत्र था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, कारण पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, और इस कारण में हम लोग कई कारण देखे। महत्वपूर्ण कारण हम लोग क्या देखे कि जर्मन में रासायनिक विधि से नील की खेती प्रारंभ हो चुकी थी, और वह कृषि से कोई व्यक्ति उसको टक्कर नहीं दे सकता था। उत्पाद मांग घट गया, कीमत घट गए, किसानों को हानि होने लगा, किसान चाह के भी छुट्टी नहीं ले सकते थे। कठोर सिस्टम किया गया। 5 कठिया से हम लोग देखे थे 3 कठिया पद्धति का मेन प्रचलन बिहार चंपारण में थे। इसमें तीनों का गठजोड़ चल रहा था, अंग्रेजों का भी, प्रशासन का भी, न्यायपालिका का भी, और किसानों को जब न्याय नहीं मिल रहा था तब उन लोग के अंदर एक असंतोष उभर कर सामने आया, और यही असंतोष किसान के विद्रोह के रूप में सामने दृष्टिगत हुए। ये तमाम चीज पिछले क्लास में लिखा चुके थे। अब इस आंदोलन के सत्याग्रह का प्रारंभ कैसे हुआ ये हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे, कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ। देखो, पीटी में है कि लंबा सब चीज डिटेल चलना होता है, मेंस में उसके निचोड़ चलना होता है, तो आपको लेकिन पहले लंबा सुनेंगे थोड़ा और फिर इसका निचोड़ की बात करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में सुने थे कि चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल। अब चंपारण सत्याग्रह लिखें और राजकुमार शुक्ल का नाम ना लिखें तो समझो कि इस सत्याग्रह के साथ अन्याय हो जाएगा। तो राजकुमार शुक्ल एक चंपारण के सीधे साधे किसान है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन स्वभाव के बड़ा जिद्दी। और एक राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति और है संत राउत। ये दोनों मिल करके सोचे हैं कि हम चंपारण में 3 कठिया पद्धति को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। इसके लिए इन लोग क्या किए, बाल गंगाधर तिलक से मिलने के लिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गए। और आपको हमने बताया कि इस लखनऊ अधिवेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि 15 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और 16 में पहली बार महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। तो गांधी जी भी यहां आए हुए हैं, पहली बार कांग्रेस के बैठक में भाग लिए। यहां दूसरी बात हम लोग देखें कि लखनऊ अधिवेशन जब प्रारंभ होता है तो इस लखनऊ अधिवेशन में हम लोग देखें कि ये दोनों व्यक्ति तिलक से मिलते हैं, और बाल गंगाधर तिलक इनको भेंट किनसे कराते हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद से। ब्रजकिशोर प्रसाद एक जाने माने अधिवक्ता है, वकील है। इन्होंने जब राजकुमार शुक्ल और संत राउत की बात को सुना तो पहली बार ब्रजकिशोर प्रसाद लखनऊ अधिवेशन में ही इन लोगों के 3 कठिया पद्धति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। देखिए, कांग्रेस के बैठक में प्रस्ताव पारित हो रहा है कि ऐसा है, देखिए वहां से आए हैं, ये दिक्कत है, हम लोग इसको विरोध करते हैं, इसका प्रस्ताव पारित कीजिए। जो प्रस्ताव पारित होगा अंग्रेज के यहां जाएगा। इतना ही नहीं, ब्रजकिशोर प्रसाद ने उस चंपारण की धरती पर इस पद्धति के जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया। कमेटी भी गठित हो गई। अब कमेटी भी गठित हो गया, प्रस्ताव भी पारित हो गया। इसके बावजूद राजकुमार शुक्ल बहुत संतुष्ट नहीं है।
और राजकुमार शुक्ल को ब्रज किशोर प्रसाद जी कहे कि किनसे भेंट कर लीजिए, गांधी जी से। और इस प्रकार गांधी जी पहली बार एक ऐसी समस्या से परिचित हो रहे हैं जो किसानों का दुख दर्द। यहां वो पहली बार चंपारण में तिनकठिया पद्धति और नील की खेती को सुनने और समझने का मौका मिला। लेकिन गांधी जी डायरेक्ट अभी इसमें कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने एक ही लाइन बोला कि भाई हम वहां जाके देखेंगे, देखने के बाद जो होगा तब हम उसका डिसीजन लेंगे। और इसके बाद गांधी जी, हमने आपको बताया कि कहां चले गए, गुजरात। फिर गुजरात से जब दोबारा यूपी आए, फिर राजकुमार शुक्ल वहां पहुंचे हुए हैं कि चलिए एक बार देख लिया जाए, नजदीक में ही है। फिर वो कन्नी काट के गुजरात भाग गए। फिर गुजरात भागे तो अब राजकुमार शुक्ल भी गुजरात पहुंचे हुए हैं। गांधी जी को भी लग रहा है कि आदमी बड़ा जिद्दी है, बार बार इसको हम टरका रहे हैं, अब ये पहुंच ही जा रहा है। तब गांधी जी कहे कि ठीक है, बंगाल में हम आने जा रहे हैं, कलकत्ता में, वहां भेंट करना, तब डेट बताएंगे। और आप देखें कि राजकुमार शुक्ल वहां भी पहुंचे हुए हैं। तब गांधी कहे कि नहीं, ये आदमी के दुख को देखना होगा। और यही अप्रैल 1917 की बात है। अप्रैल 1917 में कलकत्ता से सीधे ट्रेन धर के महात्मा गांधी पटना पहुंचे। सीधे पटना, बिहार की धरती पर पहला आगमन यही अप्रैल 1917 में है। उसके पहले गांधी जी यहां नहीं आए थे। और अप्रैल 1917 में जब वो पटना पहुंचे तो पटना राजेंद्र बाबू के घर में अपना स्नान ध्यान सब किए। राजेंद्र बाबू नहीं थे। उसके बाद यहां से मुजफ्फरपुर के रास्ते उनको चंपारण पहुंचना था। तो जब ये मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं तो मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर है और वो प्रोफेसर का नाम है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का नाम समझे हो ना? जिनका जिनका इसमें नाम लेंगे, ये लोग पहले कुछ नहीं थे, ये प्रोफेसर और बाद में झंडा समिति के अध्यक्ष बने। जो जो गांधी जी के स्वागत में रहेंगे वो सब हाई फाई आदमी बन जाएंगे। और तुम्हारे लिए बीपीएससी वो क्वेश्चन लेके आएगा, चंपारण सत्याग्रह भारत में आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ था कैसे? अरे तो और निर्णायक क्या होगा भाई, जो भाग ले रहा है हाई फाई हो जा रहा है। तो ये टर्निंग मोड़ है, इतना बढ़िया मोड़ है कि इसमें एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक टर्निंग आ गया। और ये ब्रज किशोर प्रसाद यहां पर उनको सपोर्ट किए हैं। मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर कौन है? जेबी कृपलानी। पूरे बच्चों को क्लास में समझा रहे हैं कि आज मुजफ्फरपुर के धरती पर दक्षिण अफ्रीका वाले गांधी जी आ रहे हैं और तुम लोग से निवेदन है कि बढ़िया से फूल माला से एकदम स्वागत कर देना। लड़कन तो एक बार चार्ज हो जाए तो बड़ी बढ़िया स्वागत हुआ हुआ सभी मार देता है। तो ये जेबी कृपलानी का मुजफ्फरपुर में इनके नेतृत्व में विद्यार्थियों ने गांधी जी का इतना बढ़िया स्वागत किया कि गांधी जी एकदम गदगद हैं। जेबी कृपलानी का पहला भेंट वहां पे, यही भेंट में राजेंद्र बाबू भी पहुंच गए हैं। उनको भी मालूम चला गांधी जी आए तो वो भी आए हुए। ब्रज किशोर प्रसाद भी पहुंचे हुए हैं। और इनका जब स्वागत खूब बढ़िया हो रहा है तब राजकुमार शुक्ल इनसे छुट्टी ले रहे हैं। राजकुमार शुक्ल कह रहे हैं कि सर आपको मुजफ्फरपुर में स्वागत है तो एक दो दिन रहिए, तब तक हम ऐसा करते हैं चंपारण में वहां हम परमिशन ले लेते हैं, क्योंकि बिना परमिशन के कोई सभा नहीं कर सकते। तो हम सभा के परमिशन ले लेते हैं कि परमिशन आपको दिया जाए, गांधी जी आ रहे हैं, अब आप आ ही रहे पीछे से, परमिशन लेके रहेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए राजकुमार शुक्ल कहां पहुंचे हुए हैं? चंपारण। एप्लीकेशन दिए हुए हैं परमिशन का। अंग्रेज देख रहा है कि गांधी आ रहा है तो जान के परमिशन रिजेक्ट कर दिया कि कोई सभा नहीं, हम समझ रहे हैं वो जान के उपद्रव भड़काने आ रहा है, यहां गांधी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब गांधी को चंपारण की धरती पर प्रवेश करने के लिए एंट्री की इजाजत नहीं मिलती। ये खबर बेचारे राजकुमार शुक्ल मुरझाए हुए हैं। गांधी जी जब चंपारण पहुंचने जा रहे हैं तो वहां खबर दिए कि जी परमिशन नहीं मिला। गांधी कहे कि कोई बात नहीं है, परमिशन नहीं है ना, हमको जेल भेजेगा, हम सभा लेकिन करेंगे, हम तुम्हारे समस्या को सुनेंगे। और ये जब सुना तो गांव वाले लोग और भीड़ लगा लिए।
गांव वाले जाने कि मेरे लिए आया है और इसको प्रशासन रोक रहा है, अब फिर भी तैयार है, तो समझ ही रहो कितना भीड़ लगे। गांधी जी का चंपारण के धरती पर जबरदस्त स्वागत हुआ। इतना स्वागत हुआ कि जज को वहां नोटिस भेजना पड़ा कि बिना परमिशन तुम कैसे ये सब कर रहा है, कल अदालत में उपस्थित होकर अपनी बात कहो। गांधी जी को सभा में ही चिट्ठी मिल गई है जज साहब। गांधी जी कहे बहुत अच्छी बात, जज साहब बुलाए हैं। गांधी जी सभा में बोल दिए कि देखो जी हम आ गए हैं, तो उन लोग को खराब लग रहा है, जज साहब बुलाए और हम जाएंगे भी, तुम लोग भी साथ हो ना हो। सब लोग एकदम पूरा, कौन नहीं कहेगा। अगला दिन जज साहब के यहां गांधी जी जब गए हैं, पूरे चंपारण की इतनी जनता अदालत को घेरे हुए है कि जज साहब जब आ रहे थे तब भीड़ देख के पूछे ही, तो जी गांधी जी के बुलाए है ना, देखिए क्या हो। जज भी डर गया है, घुसा है, तो समझ गया कि गांधी को अगर हम यहां से जेल भेज देंगे तो हम घर नहीं पहुंच पाए। इतना उग्र भीड़ है, प्रशासन रोक नहीं पाएगी। और गांधी जी इतना भीड़ देख रहे तो फौर में जज को कह रहे हैं कि एकदम हुजूर हम गलती किए हैं, हमको जेल भेजा जाए, हम आपका परमिशन नहीं माने, हम तो बहुत गलती किए हैं, हमको जी जेल भेज दीजिए। जज हड़क रहा और सोचो कि जज यहां जा करके ही कह रहे हैं कि जेल भेजिए, और जज कह रहा है कि नहीं ठीक है आ गया तो अच्छी बात है, 2 दिन के अंदर मामला सुलझाओ, जेल नहीं भेजेंगे, जाओ जल्दी से सबको लेके जाओ। अब सोचिए कि कैसा माहौल रहा हो। इस माहौल में गांधी जी को सभी से समस्याओं को समझने का एक अवसर मिला कि तिनकठिया पत्ती में क्या शोषण हुआ। इस पद्धति में हाल में ही जान के अंग्रेजों ने एक और टैक्स बढ़ा दिया था। अब एक तो ऐसे ही टैक्स हाई है, टैक्स और बढ़ा दिया, किसान को छुटकारा नहीं ले सकते थे, बहुत सारी बात थी। और इन सभी बातों को लेकर के जब गांधी जी गवर्नर से मिले तो ऐसा एक आंदोलन का माहौल तैयार हुआ। आज तक भारत में वैसा माहौल ही नहीं बना। आज तक एक ही चीज था, नरम चाहे गरम। नरम का मतलब एकदम हुजूर सेवा में श्रीमान, नहीं देंगे तुमको हम ये चीज, कोई बात ना सर आप मना कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, छोड़ दी। गरम, गरम का मतलब नहीं देगा तो ठहरो, हम पटक के दिखाते हैं, बम पटक दिए, गोली पटक दिए, 10 को धरा गए, जेल गए, खत्म हो गए। दोनों में कोई काम नहीं हो रहा था। गांधी जी नरम गरम के बीच में सत्याग्रह एक नया शब्द लाए हुए, और इसीलिए गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब गांधी कहते हैं कि हम पहले समझ लेंगे कि हम सत्य बात के लिए, हम गलत के लिए नहीं है, हम सत्य के तरफ से हैं, और उसके लिए हम तभी सत्याग्रही हो गए जब मन में डर नहीं रहेगा। जो होगा हम करेंगे तो करेंगे, क्योंकि ये सही चीज है, चाहे हमारा प्राण ही क्यों नहीं चला। सत्याग्रह का मतलब यह है कि हम सत्य के लिए ऐसा आग्रह करेंगे कि मेरा प्राण भी जाएगा तो हम डरने उड़ने वाले नहीं। गांधी जी को नोटिस गया हुआ है कि नहीं आना है, और कह रहे हैं कि सत्य है, वहां का हम समस्या सुनेंगे, आएंगे तो आएंगे, अरेस्ट करोगे तो करोगे, हम उस सब डरते नहीं है। ये सत्याग्रह, यही सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब खाली बैठ के भूखले प्यासते बैठना नहीं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी अनशन पर नहीं बैठे, यहां भीड़ से वो एकदम रिचार्ज, और इतनी भीड़ है कि गवर्नर को भी कहना पड़ा कि ठीक है भीड़ लेके मत घूमी, हम चंपारण के तिनकठिया पद्धति के जांच के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं। और एक कमेटी किसके अध्यक्षता में? एफजी सलाई। एफजी सलाई के अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। बात समझना, एबीसीडी पढ़ोगे तो पहले एफ की पहले जी, जल्दी बोलो एफ, तो इसलिए एफ के बाद जी, और बाकी सलाई। तो एफजी सलाई के अध्यक्षता में तिनकठिया पद्धति के जांच के लिए अंग्रेज एक कमेटी बना रहा, क्योंकि नीलहे कहता था हुजूर हम सही कर रहे हैं, किसान बदमाशी कर रहा, किसान कहता था कि हम सही कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहा।
तो गवर्नर कहे कि एफजी सलाह के कि आप हेड रहिए और आपकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात थी कि गांधी को भी सदस्य बनाया गया कि जहां जहां जांच में जाएगा आप भी जाइए, देखिए तो का तो गड़बड़ हो रहा है। अब बताओ, जिसके गांधी सदस्य होंगे तो अंग्रेज रहने से क्या होगा? गांधी जान जान के वैसे वैसे को चुने हुए थे जो खूब बढ़िया बोल सकता है तिनकठिया के दुख के बारे में, और सारा दुख जो आदमी सुनाएगा साइन कीजिए, ये कीजिए, बड़ा पेज तैयार किए जिसमें सब दुखे सुनाने वाला मिल गए। और इतना दुख सुनाया कि गवर्नर, भारत में पहली बार एक टर्निंग पॉइंट है, पहली बार अंग्रेज अपने ही काम को ही मान रहा है कि हम गलती किए, वो भी बिना पिटाई के, बिना लाठी चले, बिना कुछ हुए, बिना जेल भेजे। आज तक ऐसा अंग्रेज कभी नहीं किया था। और इसी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, इस कमेटी के रिपोर्ट की अनुशंसा पर चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। और तब इसके परिणाम को हम लोग को देखना, फिर इसके परिणाम के बाद महत्व को देखना है। तब उसके बाद चंपारण से क्वेश्चन कैसे आए, एक दो प्रश्नों को देखना। तो पहले आप जल्दी से फटाफट गांधी जी वाली पूरी भूमिका आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और तब चलेंगे। नीचे लिख दीजिए, चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ डैश देके लिख दीजिए। लिखिए, लिखिए, तिनकठिया पद्धति से शोषित किसान तिनकठिया पद्धति से शोषित किसान की आवाज बनकर राजकुमार शुक्ल और संत राउत संत राउत 1916 के लखनऊ अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे। इस अधिवेशन में इनकी समस्याओं को प्रमुखता दिया गया। इस अधिवेशन में इनकी समस्याओं को प्रमुखता दिया गया। इनकी समस्याओं को प्रमुखता दिया गया। और प्रमुख अधिवक्ता ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध
तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में ही इस शोषणकारी पद्धति के जांच के लिए इस शोषणकारी पद्धति के जांच के लिए इस शोषणकारी पद्धति के जांच के लिए कमेटी गठन की बात पारित की गई। कमेटी गठन का भी प्रस्ताव पारित किया गया। कमेटी गठन का भी प्रस्ताव पारित किया गया। ये देखो प्रारंभ है, तब लिखना जब किसी क्वेश्चन में झलक आवे, शुरुआत वाला। अब इसमें कहीं गांधी जी हमने नहीं लिखा है। कई बार क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका पर प्रकाश डालो, तो ये सब का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गांधी पे सीधे आएंगे। ये सब तब देखो क्वेश्चन का नेचर बदलते रहता है ना, इसलिए हम तुमको डिटेल में चल रहे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग चले कारण क्या है, एक बार का क्वेश्चन ही आ गया कि चंपारण सत्याग्रह के कारणों पर प्रकाश डाल, तो क्या उसमें गांधी जी चलेगा? कोई नहीं चलेगा, सिर्फ कारण वाली बात चलेगा, बाकी सब छट जाएगा। 2 पेज में आंसर ही तुमको करना रहता है, और हम लोग जो चलेंगे डिटेल फॉर्म में चलेगा तो 4-5 पेज जाएगा। फिर क्वेश्चन के नेचर के अनुसार से कुछ उसमें पार्ट आएगा, कुछ पार्ट छोड़ना रहेगा, तो तुमको खुद से तय करना है। तो अभी शुरुआत कभी भी कहेगा कि चंपारण सत्याग्रह के शुरुआत और गांधी जी के नेतृत्व पर प्रकाश डालें, तो शुरुआत के लिए फिर लिखना पड़ेगा तुमको। अब गांधी जी आएंगे तो नीचे लिख दीजिए चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का नेतृत्व। 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 चलिए सभी लोग खूब बढ़िया से सुनो। देखो पीटी में ये सब कहानियों का काम है, मेंस में कहानी की आवश्यकता नहीं। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि राजकुमार शुक्ल गुजरात गए थे, कलकत्ता गए थे, फिर आए थे, फलाना आए थे, ये सब नहीं करने की आवश्यकता। डायरेक्ट एक ही लाइन में करना है, सीधा एक लाइन में सीधे सीधे आप कह सकते हो चंपारण के सरल और जिद्दी स्वभाव के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी 16 के अधिवेशन में ये पहली बार चंपारण के तिनकठिया पद्धति के दुख से अवगत हुए, और फिर अप्रैल 1917 में उनका आगमन बिहार हुआ। अब अंग्रेज क्या परमिशन दिए थे? नहीं, तो डायरेक्ट चलना है कि अंग्रेजों के विरोध के बावजूद महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती से भारत में अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ करते हुए वहां अपना प्रवेश किया। अनुमति नहीं, अभी सब नहीं लिखना है, जज फजूज सब नहीं लिखना, वो सब तो कहानी थी। तुमको सीधा सीधा वो कहानी का निचोड़ जो है ना, हर 2-3 लाइन के कहानी का निचोड़ को एक लाइन बनाना है, बस यही चीज चलते चलना है। तो हम लोग उस बात को लिखिए और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको निचोड़ लाइन क्लियर होगा। लिखे चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के द्वारा
1916 के लखनऊ अधिवेशन में के द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में के द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी नील के किसानों की दुर्दशा से अवगत हुए। नील के किसानों की दुर्दशा से अवगत हुए। नील के किसानों की दुर्दशा से अवगत हुए। ये लाइन समझा साहब? सीधा हमने निचोड़ दिया कि भाई कहां गांधी जी पहली बार जाने की नील के किसानों को दिक्कत है, तो कहां पहली बार जाने? लखनऊ अधिवेशन। और फिर जाने थे 16 में, आए कब है? 17 में। तो अब सीधे एंट्री हो जाएगा उनका, बाकी बीच वाला पार्ट कट जाएगा। अब सुनिए, यहां क्या अंग्रेजों का परमिशन है? नहीं। लिख दीजिए, अंग्रेजों के निषेधाज्ञा के विरुद्ध, अंग्रेजों की निषेधाज्ञा के विरुद्ध, निषेधाज्ञा माने निषेध का आज्ञा, आना नहीं है उसकी आज्ञा, अंग्रेजों के निषेधाज्ञा के विरुद्ध, निषेधाज्ञा के विरुद्ध अप्रैल 1917 में अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी नील के किसानों की समस्या, नील के किसानों की समस्या को देखने के लिए, समस्या को देखने के लिए चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचे। महात्मा गांधी का यह भारत में प्रथम सत्याग्रह रहा। महात्मा गांधी का यह भारत में प्रथम सत्याग्रह रहा। महात्मा गांधी का यह भारत में प्रथम सत्याग्रह रहा। प्रथम सत्याग्रह रहा। लिखिए, इस सत्याग्रह के द्वारा, इस सत्याग्रह के द्वारा एफजी सलाई के अध्यक्षता में, एफजी सलाई की अध्यक्षता में तिनकठिया पद्धति के जांच के लिए, एफजी सलाई की अध्यक्षता में तिनकठिया पद्धति के जांच के लिए, तिनकठिया पद्धति के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें महात्मा गांधी भी एक सदस्य थे। जिसमें महात्मा गांधी भी एक सदस्य थे। महात्मा गांधी भी एक सदस्य थे।
तो देखिए गांधी जी के बारे में हम लोग देखें कि इनके जो सत्याग्रह है इसी के कारण ये अध्यक्षता हो रहा है एफजी सलाई का। नहीं ही रहते तो क्या ऐसा अंग्रेज करता? नहीं करता। और अब इसका परिणाम क्या हुआ? तो देखिए परिणाम तो आप कई परिणाम लिख सकते हो। परिणाम माने एक दो ही नहीं चले, ये नहीं कि खाली तीन कठिया खत्म हो गया तो हो, ये भी नहीं डायरेक्ट लिख देना कि इसके परिणाम से तीन कठिया खत्म। तीन कठिया को भी धर के लपेटना कि चंपारण सत्याग्रह के कारण वर्षों से किसानों के शोषणकारी नीति तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया के पहले थोड़ा उपसर्ग प्रत्यय बढ़िया से लगे कि कोई बढ़िया सिस्टम नहीं था, और ये जो शोषणकारी जो पद्धति थी तीन कठिया पद्धति, वर्षों से जो किसानों को सता रहे थे, ये पद्धति को समाप्त कर दिया गया। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों ने पहली बार अपने ही नीति को गलत मानते हुए जो किसानों से टैक्स वृद्धि किए थे उसमें 25% वापस करने के लिए तैयार हो गए। अब देखो कितना बेजोड़ बात, अंग्रेज कभी भी टैक्स लौटाएगा? कभी नहीं। यहां उन लोग रिपोर्ट दे रहा है कि ये तो भयंकर गलती किया है, इतना कभी भी टैक्स बढ़ा के लेना ही नहीं चाहिए था। अब भाई ले लिया, सब खर्चा कर दिया, तो किसान हल्ला कर रहा है कि 100%। तो बीच में गांधी जी कहे वो 100 तो नहीं, चलो कुछ लौटा रहा है तो मानो की गलती मान लिया 25%। तो क्या किसान जो चाह रहे थे वो सब हो गया? नहीं, किसान तो क्या चाहेगा? 100%। तीन कठिया खत्म, तो ये 100 तो नहीं हुआ, लेकिन चलो कुछ हुआ। इसके कारण ही चंपारण का विकास संभव हो पाया, क्योंकि अब गांधी जी जब चंपारण पहुंचे हैं तो अपने चेला चटिया को जगा रहे हैं कि सफाई में ही भगवान का वास है, तो एक दिन अभियान रखो, कचरा साफ अभियान। तो जितना भीड़ जुटा हुआ है, लो सफाई चल रहा है, झाड़ू मार रहे हैं। कई उनके व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं जी आपके नाम पर एगो विद्यालय खोलना चाह रहे हैं, खोल दो, उद्घाटन और स्कूल खोल रहा है। ये समझो कि गांधी जी के जाने का मतलब वहां के विकास का द्वार खुल रहा है। तो कई सामाजिक आर्थिक सब चीजों में परिवर्तन तुमको परिणाम में दिखाना है। तो नीचे लिख दीजिए चंपारण सत्याग्रह का परिणाम। चंपारण सत्याग्रह का परिणाम। चंपारण सत्याग्रह का परिणाम। चंपारण सत्याग्रह का परिणाम नीचे लिखिए, नीचे लिखिए चंपारण सत्याग्रह ने यद्यपि किसानों के समस्याओं का 100% निदान नहीं किया, यद्यपि किसानों के समस्याओं का 100% निदान नहीं किया, फिर भी इस सत्याग्रह के परिणाम, इस सत्याग्रह के परिणाम किसानों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए आंशिक रूप से किसानों के हित के लिए आंशिक रूप से किसानों के हित के लिए आंशिक रूप से क्या लिखा? सेंटेंस फिर से बोलिए। यद्यपि किसानों का 100% निदान नहीं हुआ, फिर भी इस सत्याग्रह के द्वारा
ध्यान दीजिए, क्या इससे 100% किसानों का दुख खत्म हो गया? नहीं। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि तुमको कोई आंदोलन करोगे तो 100% रिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? आंदोलनकर्ता का डिमांड थोड़ा ज्यादा हाई फाई होता है, जो रिजल्ट आता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह ही जाता है कि भाई नहीं रहा। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि चंपारण सत्याग्रह ने यद्यपि किसानों की समस्याओं का 100% निदान नहीं किया, फिर भी इस सत्याग्रह के परिणाम किसानों के हित के लिए आंशिक रूप से सुखद रहा, आंशिक रूप से सुखद रहा, जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। आंशिक रूप से सुखद रहा जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। नीचे डैश देके लिख दें, लिखिए इस सत्याग्रह के कारण वर्षों से किसानों को सताए जाने वाले शोषणकारी नीति तीन कठिया पद्धति समाप्त किए गए। तीन कठिया पद्धति समाप्त किए गए। तीन कठिया पद्धति समाप्त किए गए। नीचे डैश देके लिखिए इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेजों ने अपने ही नीति को गलत स्वीकार किया। अपने ही नीति के कर दो, अपने ही नीति के गलती को सुधार जो है, अपने ही नीति के गलती को माना, अपने ही नीति के गलती को माना और लगान के बढ़े हुए दर में 25% या 1/4 भाग 25% या 1/4 भाग किसानों को लौटाने के लिए तैयार हुआ। 25% या 1/4 भाग किसानों को लौटाने के लिए तैयार हुआ। किसानों को लौटाने के लिए तैयार हुआ। तो चलिए हम लोग ध्यान दें, एक तो हम लोग देखे 3 कठिया खत्म हो गया, दूसरा क्या % लौटा? 25। अब छोटे छोटे कुछ और परिणाम और उसके बाद इसके हम लोग क्या चलेंगे? महत्व। तब मेन क्वेश्चन चलेंगे कैसे बीपीएससी में चंपारण अभी तक पूछा है। उसमें एक क्वेश्चन अब टास्क भी आपको देंगे, अपने से बनाना होगा, 1-2 क्वेश्चन पे वर्क भी होगा। अगले दिन चंपारण का अंतिम क्लास होगा, चंपारण खत्म हो जाएगा। जब चंपारण लास्ट हो जाएगा तब हम लोग फिर आगे चलेंगे और वह होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसके बाद तब चलेंगे 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका, तब मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह। इतना से गारंटी है एक क्वेश्चन बनना ही बनना। बात समझिए, आपके क्वेश्चन का रेंज डिफाइन है कि इतना से एक बने। तब हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, यहां तक पढ़ाने के बाद शुरू करेंगे थॉट, चिंतन। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या थॉट था, नेहरू का क्या था, गांधी का क्या था, उस सब क्लास में पूरे घंटी बढ़िया से समझना हो, उसी में टाइम लगे।
थॉट जैसे ही क्लियर हो जाएगा तब फिर असहयोग और सविनय और भारत छोड़ो केवल सुनना है, हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेन टाइम थॉट में ही लगेगा, थॉट बहुत डिटेल आपको पढ़ना होगा, क्योंकि थॉट से भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कई बार ऐसा भी रहा कि थॉट से 3-3 क्वेश्चन दे दिया। कई बार हिस्ट्री में भी रहा कि जो बच्चा चिंतन पढ़ा 3 क्वेश्चन थॉट से बैठो। तो इसीलिए थॉट आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब इसमें हिस्ट्री तो अब आपका शुरू हो गया, हर अल्टरनेट में वो तो चलते ही रहेगा। इसमें आपका अभी करंट अफेयर भी अब इधर शुरू करवा रहे हैं, तो करंट अफेयर का कल क्लास रहेगा। बीच में सर बोल रहे थे कि टाइम हम नहीं है, लेकिन आज हम फिर बात किए कि भाई टाइम पहले यहाँ के लिए निकाल के फिर कहीं का फिर सेट कीजिए। तो टाइम आप लोग के लिए जो है कल का जो है करंट अफेयर का रूटीन टेलीग्राम में देख लोगे। तो करंट अफेयर और हमारा क्लास अभी लगातार डेली आपका जीएस पेपर चलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा और हम इसमें लोड कमेगा तब नए फिर आपका एक साइंस टेक अगले महीने से ऐड हो रहा, अगला महीना से एक पेपर और ऐड हो जाएगा साइंस टेक। तब उसके बाद फिर एक पेपर और आपका रहेगा ज्योग्राफी इकोनॉमी, खत्म हो जाएगा फिर पूरा सिस्टम। तो ध्यान दीजिए, तो आपका ये पूरे सीरीज में अगले महीना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐड हो जाएगा। इधर करंट का कल से लाइनअप आपका शुरू कर दे रहा है। टाइमिंग क्या है करंट का? नहीं इन लोग का ना वो तो पीटी वाला रहेगा ना, इन लोग का होगा वही ठीक है। हमारी वाला टाइम 6 से 7 सही है, 6 से 7 ही लोग का सही रहेगा। तो आप लोग का टाइम यही वाला ठीक ठाक रहेगा। हमारा टाइम भी वही है आपका 5:45 और इससे 6:45, क्योंकि फिर 6:45 से हिस्ट्री ऑप्शनल भी पाएंगे। धीरे धीरे चले, दोनों बैच को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अब तो नया आपका नियम भी आ गया, पीटी पास होने के बाद भी कोई बच्चा ऑप्शनल बदल सकता है। पहले था कि जो पीटी के पहले फॉर्म में भर दिया वो एकदम हो गया, उस बार चेंज नहीं होगा। इस बार से नया नियम आपका आ गया कि पीटी पास भी हो गया, किसी बच्चे का इच्छा है कि जी उसके बहकाने में ले लिए थे, अब हम नया लेंगे, नया कर सकता है। फिर मेंस के फॉर्म भरने में चेंज हो जाएगा। पहले मेंस के फॉर्म भरने में कंप्यूटराइज भी भरिए, हार्ड कॉपी भेजना होता था, अब हार्ड कॉपी उपी भेजना नहीं है, जो भर दिए हो गया। वो आपको हार्ड कॉपी सब चक्कर में उसको शिथिल किया गया। कई नियम इधर बदला, तो उस पर एक बढ़िया से एक वीडियो बना देंगे कि क्या क्या इधर नियमों में बदलाव कुछ हुआ है, उसको मेन दृष्टिगत करोगे। चूंकि आपके बीपीएससी के अध्यक्ष नए बने, हर व्यक्ति जो नया, तुम ही को कहीं नया बनाएंगे तो थोड़ा बहुत फुरफुर करोगे कुछ दिन के लिए, फिर धीरे धीरे पुराना होगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसी क्रम में आप लोग का पहला चेंज हुआ कि 2 बार एग्जाम लेंगे 2 डेट में, तो एक फुरफुर ये हो गया। दूसरा, दोनों में अलग अलग डेट एग्जाम है तो परसेंटाइल का निर्धारण होगा, स्केलिंग किया जाएगा। बीपीएससी में कई चीज अब नया जुड़ गया है, तो ये सब चीज थोड़ा सा कई नए सिस्टम जो जुड़े हैं उसको भी आपको समझना होगा। तो उस पर एक वो निश्चिंत दिन ही वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें परसेंटाइल क्या है, स्केलिंग क्या है, 2 डेट में होने से क्या होगा, 2 डेट में होने से लाभ है कि हानि है? हानि है, भाग भरोसे हो जाएगा। कई लोग का भाग खराब है तो अच्छा नंबर ला के भी स्केलिंग में ठोक पीट के नीचे किया जाएगा। कई लोग का भाग एकदम अच्छा है तो कमो नंबर लाएगा तो ठोक पीट के ऊपर कर दिया जाएगा। तो वो स्केलिंग में थोड़ा खराबी तो होगा ही, लेकिन फिर भी अब जो होगा आपको तो उसके अनुसार ही चलना होगा, उस सिस्टम के अनुसार चलेंगे हम लोग। तो इसमें कल भी क्लास होगा करंट अफेयर का, परसों हमारा क्लास फिर आगे कंटिन्यू होगा। तो आज अभी आपका यहीं तक, इसके बाद हिस्ट्री